हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नंदकिशोर वैष्णव और आप देख रहे हैं SBN ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल डायरेक्टेड बाय मनोज पाराशर। आज अपन देखते हैं जो हमारा कल जो बीते हुए जितने हमारा जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने देखा था कि राउल्ट का नियम हमने दोनों के ऊपर ही अपन ने उसको देख लिया था। पहला अपन ने देख लिया था राउल्ट का नियम जो था वो अपन ने देखा था कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन पर राउल्ट का नियम किस प्रकार से कार्य करता है, और दूसरा अपन ने देखा था अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के ऊपर राउल्ट का नियम। उसके तहत अपन ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का भी हमने वहां पर देख लिया था कि आपेक्षिक अवनमन मोलर द्रव्यमान के साथ किस प्रकार से संबंधित रहता है। आज अपन देखते हैं आदर्श व अनादर्श विलयन। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आदर्श और अनादर्श विलयन को पढ़ने के लिए अगर अपन बात करें तो इसको अगर सारणीबद्ध करके अगर अपन देखें, सारणी बना करके यदि अपन इसको देखें तो ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो पहला आदर्श विलयन कौन होता है? चाहो तो भले मैं इसको अलग अलग भी करवा सकता हूं, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, पर ये कभी भी मतलब तुलनात्मक दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आदर्श विलयन का मतलब होता है वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो। अर्थात ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो उन्हें अपन क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि टोटल दाब कितना होता है, विलय और विलायक दोनों के योग के बराबर था। तो अपन इसके बारे में अगर लिखे, अपन इसके बारे में क्या लिखा था? P0 A x A प्लस P0 B x B इसके समानुपाती, सॉरी इसके बराबर या इन दोनों के योग के बराबर विलयन का कुल दाब होता है। अब अगर अपन इसके बारे में बात करें, वे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अर्थात शायद अपन इसको लिख सकते हैं P बराबर PA प्लस PB। ये तो राउल्ट के नियम का पालन हो गया, तो P बराबर नॉट PA प्लस PB, या अपन इसको लिख सकते हैं P इज नॉट इक्वल टू P0 XA प्लस P0 BXB। इसके समानुपाती या इसके बराबर यह नहीं होता है। दूसरा इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जैसे अगर अपन किसी पात्र के अंदर 100 ग्राम आपने विलय डाला और उसके अंदर 50 ml आपने या 100 ml आपने विलायक डाला, जल डाला 100 ml, थोड़ा मैं ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं आपको। 100 ml अगर आपने जल डाला और इसमें 50 ml आपने विलय डाल दिया, ये तो विलायक हो गया। विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है। विलय इसमें डाला आपने एथिल अल्कोहल, ये डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में इसका टोटल आयतन कितना हुआ? टोटल आयतन 150 ml होना चाहिए ना। तो 150 ml यदि आयतन होता है तो वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात वो आदर्श विलयन होते हैं। जिसमें 150 बराबर आता है वो आदर्श विलयन होते हैं। अर्थात वे विलयन जिनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता,
आयतन परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल V इज इक्वल टू 0, सॉरी गलती की क्षमा, डेल V इज इक्वल टू 0, अर्थात कोई आयतन परिवर्तन नहीं है। आयतन परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पात्र में 100 ml पहले से जल था, 50 ml आपने उसमें एथिल एल्कोहल मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया 150। अगर वो ज्यादा हो जाता या वो कम हो जाता तो इसका मतलब आयतन परिवर्तन कितना, शून्य नहीं हुआ भाई। आप उसमें जल में डालने से पहले भी वो 150 ml था नहीं था, दोनों अलग अलग, और डालने के बाद में भी कितना हुआ 150 ml हुआ नहीं हुआ। तो ये अगर बराबर है दोनों, डालने से पहले डालने के बाद अगर बराबर है तो वो आदर्श विलयन है। अगर वो बराबर नहीं है, दूसरा इसके अंदर देखें कि वे विलयन जिनमें आयतन परिवर्तन होता है, वे विलयन जिनमें आयतन परिवर्तन होता है, कैसे कि डेल V इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जिनमें आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता। तीसरी बात क्या आती है बेटा, जैसे आपने एक पात्र लिया और उस पात्र में विलायक पहले से है, आपने विलय डाला, अगर विलय डालने पर या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती हो या ऊष्मा का अवशोषण होता हो, तो वो भी आदर्श विलयन की श्रेणी में नहीं आते। अगर किन्हीं में जो ऊष्मा का परिवर्तन है, डेल H का मान है, वो अगर 0 है तो वो आदर्श विलयन होगा। अगर 0 नहीं है, अर्थात ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया या ऊष्मा शोषी है, तो वो आदर्श विलयन नहीं है, वो फिर अनादर्श विलयन है। अर्थात वे विलयन जिनमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कहने का मतलब जब तक आपने विलायक का टेम्परेचर नोट किया, मान लीजिए वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, विलय डालने पर भी यदि वो 25 डिग्री है तो वो आदर्श विलयन था, डेल H इज 0। और इसमें क्या हो जाएगा तीसरे में कि वे विलयन जिनमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, वे विलयन जिनकी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल H इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कहलाएंगे अनादर्श विलयन। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर मानिए अगर अपन बात करें कि चौथा, यदि मान लीजिए विलायक में विलय डालने के बाद में यदि उनकी आंतरिक संगठन में, आंतरिक संरचना में यदि परिवर्तन हो जाता है तो वो कौन होंगे, अनादर्श विलयन। और विलायक और विलय दोनों आपस में मिले होते हैं परंतु उनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। विलयन की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहां क्या लिखेंगे, विलयन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। अब अगर अपन बात करें कि कौन से आदर्श विलयन है, कौन से अनादर्श विलयन होते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाऊं
कि आदर्श विलयन कौन से होंगे और अनादर्श विलयन कौन से होंगे। आदर्श विलयन कौन से होंगे बेटा और अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, देखते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, आदर्श विलयन के बारे में थोड़ा मैं बताऊं। जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मेथेनोल प्लस एथेनोल, एथेनोल। मेरा कहने का मतलब जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों क्या है, एक ही श्रेणी के हैं, एक ही किसके हैं, श्रेणी के हैं। और मेथेनोल एथेनोल कैसे हैं, एक ही श्रेणी के हैं। जैसे कोई भी एक ही श्रेणी का हो, जैसे 1 क्लोरो ब्यूटेनॉल या 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 क्लोरो प्रोपेन, ये क्या है, एक ही श्रेणी के हैं। तो जितने भी विलयन एक ही श्रेणी के हो, एक ही जातीय श्रेणी के, मतलब ये भी हेक्सेन एल्केन है, ये एल्केनोल आ गया, ये क्लोरो में आ गया। तो ये सारे जितने भी विलयन होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बेंजीन, ये एक ही वर्ग का है, प्लस टालुइन, टालुइन ये भी किसका है, एक ही वर्ग का है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और SiCl4 सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों क्या है, एक ही वर्ग के हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में दोनों का योग क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। ओके बेटा। अब अगर अपन बात करें कि इससे जो हमारे को एक आरेख प्राप्त हुआ था, वहां अपन ने देखा था, हमने एक आरेख देखा था वहां पर। अगर मैं उस आरेख की बात करूं तो अपन ने क्या किया था कि यहां पर एक आरेख प्राप्त हुआ था, जिसके तहत अपन ने देखा था इस प्रकार से, इनका योग प्राप्त हुआ था हमारे पास P बराबर पी ए प्लस पी बी, और अपन ने यहां पर देखा था एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1। यहां देखा था अपन ने एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0। यहां अपन ने देखा था पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। तो अपन देखते हैं कि ये तो हमारा सामान्य विलयन की बात हो गई। अगर ये आदर्श विलयन की अगर अपन आदर्श विलयन की बात करें तो ये क्या होगा, इस प्रकार से हमारे को विलयन प्राप्त होगा। जैसे सामान्य विलयन प्राप्त होता है वैसे कौन प्राप्त होगा, आदर्श विलयन हमारे को प्राप्त होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके बेटा। अब अपन देखते हैं कि जो अनादर्श विलयन है ये क्या होता है। तो अनादर्श विलयन है, इसे अपन ने दो भागों में डिवाइड किया गया है। अनादर्श विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से भाग है, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। देखते हैं बेटा अपन, धनात्मक अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक अनादर्श विलयन, धनात्मक आदर्श विलयन,
सॉरी, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। नाम से पता चल रहा है धनात्मक का मतलब जिसमें सारी चीजें धनात्मक हो, राउंड का नियम धनात्मक। जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, धनात्मक अनादर्श विलयन का मतलब जिनमें अपन वाष्प दाब जो होता है विलायक और विलय मिलाने पर वाष्प दाब विलयन से अधिक होता हो। कहने का मतलब जैसे P बराबर हमने देखा है कि Pa प्लस Pb ये बराबर होता है, नहीं होता है, तो राउल्ट का नियम कहलाता है, अर्थात ये सामान्य है। अगर मैं इसको कहूं कि इनका मान मिलाने के बाद में कुल दाब दोनों से अधिक प्राप्त होता हो तो ये धनात्मक अनादर्श विलयन। और इसमें क्या आ जाएगा, यदि मान लीजिए P इज लेस देन Pa प्लस Pb तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। दूसरा, जिनमें आयतन परिवर्तन हमेशा डेल V इज लेस देन 0, सॉरी डेल V इज ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से ज्यादा हो। कहने का मतलब अगर आपने 100 ml डाला, 100 ml पानी है, उसके अंदर आपने 50 ml यदि आपने एथिल एल्कोहल डाला तो 150 ml से ज्यादा प्राप्त होता हो तो वो धनात्मक, और 150 ml से कम प्राप्त होता हो देन V इज लेस देन 0 तो ये ऋणात्मक होगा। तीसरा, डेल H इज लेस देन 0 और तीसरा डेल H इज ग्रेटर देन, सॉरी डेल H इज ग्रेटर देन 0 अर्थात डेल H का मान एंथैल्पी में परिवर्तन 0 से ज्यादा हो तो धनात्मक और 0 से कम हो तो ऋणात्मक। इस प्रकार से ये आदर्श और अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अगर अपन इनमें बात करें, हमने जो आरेख देखे थे उसके तहत यदि अपन इसके अंदर बात करें, सॉरी तो ये जो मान प्राप्त होगा ये सभी से क्या प्राप्त होगा, हमेशा अगर अपन बात करें इनकी तो ये जो प्राप्त होगा धनात्मक है तो इसका मान सदैव क्या होगा, ऐसे अधिक प्राप्त होगा अर्थात ये जो P है ये यहां पर प्राप्त होगा Pa प्लस Pb सभी के लिए ये लागू हो जाएगा। और अगर ऋणात्मक है तो ये नीचे चला जाएगा इसके, अर्थात ये जो मान है वो यहां प्राप्त होगा P बराबर Pa प्लस Pb, इसके लिए भी ये नीचे आ जाएगा, यूं इसके लिए भी नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगला टॉपिक चलता अपना स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब
यदि विलय और विलायक अलग अलग संघटक के हो, परंतु उनको मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो एक ही तापमान पर, एक ही निश्चित तापमान पर यदि उबलता हो, यदि वह वाष्प अवस्था में बदलता हो, तो उसे अपन बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो उसके लिए अपन परिभाषा आ जाएगी दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था में बदलता हो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये हो गया साहब आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा। अर्थात ऐसे विलयन या ऐसे अवयव या ऐसा विलयन जो दो या दो से अधिक संघटकों से मिलकर के बना होता हो, परंतु उनकी कोई आंतरिक संरचना परिवर्तन नहीं होती है, या अपन यो कहें कि वो अगर मिलकर बना हो परंतु सारे के सारे अवयव यदि एक निश्चित तापमान पर आश्रित होते हो या वाष्प अवस्था में बदलते हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारे, इसके बाद में आता है अणुसंख्य गुणधर्म। अगला जो आता है वो आता है बेटा अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं देखते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है ऐसे गुणधर्म जो विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुणधर्म जो विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अर्थात ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, अर्थात कुल मिलाकर अगर अपन बात करें, ऐसे गुणधर्म जो विलय के आंतरिक संगठन या वो कैसे बना है या उसकी प्रकृति क्या है उस पर निर्भर ना करके उसकी मात्रा पर निर्भर करते हो, अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। अर्थात ऐसे गुण जो विलयन में विलय की मात्रा पर, अर्थात मात्रा कितनी डाली है आपने, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हो ना कि उनकी प्रकृति या संगठन पर, तो उन्हें
अपन क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब, परासरण दाब। ये सारे अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी भी विलय में, सॉरी किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में ये केवल विलय की मात्रा, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसके ऊपर निर्भर करेंगे, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अपन अगर इसका पहला टॉपिक देखें, वाष्प दाब में अवनमन, जिसको अपन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इससे पहले अगर आपने देखा वाष्प दाब में अवनमन अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता हो तो अपन ने देखा था PS माइनस PB साइड, सॉरी PS माइनस PB बटावा PB बराबर XB। मैंने ये बात बताई थी आपको, ये P नॉट आया था, P नॉट B अपॉन B, ये आपेक्षिक अवनमन अपन देख चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन अपन इसको पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, इसको देखेंगे अपन। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो अपन पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, नाम से पता चल रहा है उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में चलूं, यहां पर उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, और एक होता है अवनमन, अवनमन का मतलब होता है घटना। ये क्या कहलाता है, घटना या कम होना, ये बढ़ना ये कम होना। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब हो गया क्वथनांक, क्वथनांक कैसे बढ़ेगा। उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं, 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है कि वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। परंतु यह परिभाषा थोड़ी दूसरी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अपन ने एक पानी से भरा हुआ पात्र लिया और इसके नीचे अपन ने आग लगाई और इसको एक ऊपर ढक्कन से ढक दिया, मान लीजिए एक ढक्कन से ढक दिया। अब अपन ने क्या किया, इसको गर्म किया। जब अपन इसको गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं इसमें भाप बनेगी, और हमने देखा कि जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो भाप जो है इस ढक्कन को नचाने लग जाती है। कहने वाले ढक्कन ऊपर उड़ जाता है। आपने देखा होगा अपन घर में कई बार दूध के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो वो ढक्कन ही ऊपर आ जाता है, दूध गिर जाता है। तो ढक्कन जो ऊपर आया है वो क्यों आया है, वही स्थिति पानी के लिए होती है। ये ढक्कन ऊपर इसलिए आया, इस ढक्कन के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लग रखा था, कितना 180 m, एक एटमॉस्फेयर इसके ऊपर दाब लग रखा था। अब अपन क्या करेंगे, जब अपन इसको गर्म कर दिया, जब अपन इसको ऊपर बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या होगा कि भाप जो है, अर्थात इस पात्र में भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा, या अपन कहें
वाष्प के द्वारा एक निश्चित टेम्परेचर डाला आपने, ताप डाला आपने, ताप, तो एक निश्चित तापमान पर वाष्प का दाब या इसका आंतरिक दाब इतना हो जाता है कि वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वो ताप जिसके ऊपर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे अपन कहते हैं क्वथनांक। वो ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विलयन का वह निश्चित ताप जिस पर उसका दाब, जिस पर उसकी वाष्प से लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। आपने एक पात्र लिया, पात्र में पानी लिया, उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, आपने पात्र को इतना गर्म किया और आप उस टेम्परेचर को भी नोट कर रहे हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आया जबकि वो ढक्कन जो है, पात्र पर लगा हुआ ढक्कन, वो ऊपर उठने लग गया, अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर होने से वो ढक्कन ऊपर उठने लग गया। तो वह जो निश्चित तापमान होगा जिसके ऊपर वायुमंडल का दाब और अंदर से लगने वाले वाष्प के द्वारा दाब यदि समान हो जाता है, तो उस ताप को अपन कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की, यदि अपन बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है उसको देखते हैं अपन। क्वथनांक में उन्नयन, नाम से पता चल रहा है क्वथनांक में उन्नयन। जैसे आपने पानी को उबाला, एक पात्र लिया, मान लीजिए आपने एक भगोनी ली और उसके अंदर पानी को उबाला। जैसे ये पानी उबल रहा है, यू नो दैट, अपन जानते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलता है। तो जैसे पानी उबलने लगा, उसके साथ ही आपने यदि इसके अंदर चीनी डाल दी, क्या डाल दी आपने? चीनी डाल दी। तो जैसे ही आपने चीनी डाली, तो डालने के साथ ही वापस पात्र क्या हो गया? जल क्या हो गया? शांत हो गया। अर्थात अब आपको 100 डिग्री, आपने टेम्परेचर कम नहीं किया है, आपने उसके अंदर चीनी डाल दी, चीनी डालते ही पात्र शांत, पात्र का द्रव शांत हो गया। अर्थात अब आपको उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया? 120 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के वापस वो जो चीनी का जो विलयन है, वो जो चाशनी है, वो 120 डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगी। इसका मतलब अगर आप किसी विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील द्रव डाल देते हैं जिससे उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे अपन कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय डालने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे? क्वथनांक में
उन्नयन कहते हैं। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा, देखते हैं अपन। अगर अपन ने क्वथनांक में उन्नयन के लिए एक अपन ने आरेख खींचा, क्या खींचा अपन ने, एक आरेख। तो आरेख कैसे होगा देखते हैं अपन एक सेकंड के। तो ये हो गया हमारा क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगर मैं इसको आरेख के द्वारा समझाऊं बेटा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये मैंने एक आरेख बनाया है, एक दो लाइनें खींची, एक्स एक्स और वाई एक्स। अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ आ जाएगा दाब और यहाँ आ जाएगा हमारा ताप। अगर मान लीजिए आपने पहले विलायक लिया एक पात्र में आपने पहले विलायक लिया और आपने क्या किया कि इसको गर्म किया। ये मान लीजिए आपने इसको गर्म किया, गर्म करते 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 यहाँ पर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब हमारा, यहाँ पर आपने गर्म किया इसको, अभी तक भी आपने तापमान बढ़ा रहे हो परंतु दाब भी बढ़ रहा है, पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब दाब बढ़ाया 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 और यहाँ गया। तो यहां जाकर के अर्थात इस तापमान पर, इस टेम्परेचर पर, इसको मैं लिख सकता हूं टीबी नॉट। इस टेम्परेचर पर जाकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हमारा तापमान हुआ, अर्थात विलयन का वाष्प दाब इस ताप पर जाकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे आपने क्या किया कि इसके अंदर चीनी डाल दी तो अब ये और शांत हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको बहुत ज्यादा और ज्यादा गर्म करोगे, और ज्यादा करोगे। तो अब ये यहां आकर के इस टेम्परेचर पर टीबी यहां आकर के ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो तापमान में अंतर हुआ नहीं हुआ, इसको अपन बोलेंगे डेल टी। तो ये इसका मतलब ये हो गया, यहां पर मैं लिखूं टीबी माइनस डेल टीबी नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, डेल टी बी। डेल टीबी का मतलब क्या हो गया यहां पर, ये यहां पर टीबी अगर मैं लिखूं, ये अगर मैं यहां पर टीबी लिखूं तो क्या हो जाएगा। अगर अपन बात करें टीबी है विलायक, ये रहा आपके सामने, इसको मैं कहूंगी ये विलायक, विलायक का ताप, और ये हो जाएगा विलयन, विलयन का ताप। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर, ये टीबी क्या हो गया, विलयन, सॉरी गलती के लिए क्षमा, टीबी विलयन, विलयन का ताप, या क्वथनांक लिख सकते हो, क्वथनांक टीबी नॉट हो जाएगा विलायक, विलायक का क्वथनांक, और डेल टीबी हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। कहने का मतलब यहां से क्या बात आ गई कि पहले आपने विलयन को, पानी को गर्म किया तो यहां पर ये वाष्प दाब के बराबर हो गया, फिर आपने उसके अंदर चीनी डाल दी तो वो ठंडा हो गया, फिर आपने चीनी वाले को गर्म किया तो वो यहां आकर के ढक्कन को ऊपर उठा रहा है। तो इन दोनों के ताप में जो अंतर आया वो क्या आ गया, क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित या प्रदर्शित करता है। अगर अपन देखें प्रयोगों द्वारा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन की कोई विशेष महत्व नहीं है, प्रयोग द्वारा पता चलता है कि डेल टीबी समानुपाती एम, किसके समानुपाती, एम। एम का मतलब क्या हो गया, स्मॉल एम का मतलब हो गया मोललता, मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल टीबी बराबर केबी एम। केबी क्या आ गया यहाँ पर, स्थिरांक, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, या अपन बोल सकते हैं उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। तो ये आ गया हमारा उन्नयन स्थिरांक का जो भी हमारी जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो प्राप्त हो जाती है। अगर मैं इसको खोलूं तो डेल टी बी बराबर
Kb आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता को अपन क्या कहते हैं, विलय की मात्रा बटावा विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, विलयन का आयतन, सॉरी गलती के लिए क्षमा। मोलरता विलायक की मात्रा, मोलरता में हमेशा मात्रा आती है, और ये मात्रा यदि ml में है तो ऊपर किससे हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो अपन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, इनमें से अगर एक अज्ञात है, जैसे अगर आपको विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो अगर सारी चीजें ज्ञात हो तो अपन मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मात्रा नहीं दे रखी हो, बाकी सारी चीजें दे रखी है, तो अपन इसकी मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन। कल अपन पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कमियां हैं धीरे धीरे सुधर दी जाएगी। पहले वीडियो में जो कमियां थी अब वो उतनी नहीं आ रही है, आगे भी और बहुत अच्छा परिवर्तन करके अपन आपको एक अच्छी केमिस्ट्री देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।